एसपी वैद साहब, आपसे मेरा पहला प्रश्न, जिस तरह की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं जम्मू और कश्मीर की, और खास तौर से जो पीओजेके है वहां की, अगर इस तरह की स्थिति होती है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कैसी स्थिति है जिससे हमें निपटना चाहिए वहां की भौगोलिक स्थिति को लेकर के। नमस्कार। आप सभी को, आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। देखिए, आप जानते हैं जम्मू कश्मीर ज्यादातर हिली एरिया है, पहाड़ी इलाका है। जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो जम्मू जम्मू रीजन का इंटरनेशनल बॉर्डर पड़ता है, जो पंजाब से लगता है, उसमें कठुआ डिस्ट्रिक्ट, हीरा सांबा डिस्ट्रिक्ट, जम्मू डिस्ट्रिक्ट, ये बिल्कुल प्लेन इलाका है। और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पड़ता है। आपने कल सुना होगा ऑपरेशन सिंदूर में सियालकोट को टारगेट किया गया, तो सियालकोट बिल्कुल सामने पड़ता है। और ये पूरा प्लेन इलाका है, पहाड़ी स्पीकिंग इलाका है। और ये एक टाइम पे हमारा ही हिस्सा होता था, लेकिन पाकिस्तान ने इसको 47 में चोरी से लिया, तो ये हिस्सा उधर है। और इसके साथ अब जम्मू रीजन के रजौरी पुंछ का इलाका भी लगता है, जो ज्यादातर जंगल और पहाड़ है। तो उसके अपोजिट आप देखें तो पाकिस्तान का कोटली और ये इलाका पड़ता है पुंछ के अपोजिट का। और उसके साथ फिर हमारा बिम्बर, उसके साथ फिर हमारा कश्मीर का इलाका शुरू हो जाता है, उड़ी से टंगधार, करना, केरन और गोरे। ये जो इलाका है ये तो बहुत हाई माउंटेन, और वहाँ काफी ऊंचे पहाड़ हैं, बर्फ बर्फ वाला इलाका होता है सर्दियों में। और उसमें काफी डिफिकल्ट टेरेन है। तो उस अगर वॉर होती है तो इस जो फिजिकल अगर ऑन ग्राउंड बूट्स पे आज अगर हमारे सैनिक उतरते हैं तो पीओके को सबसे पहले लेने की कोशिश होगी, क्योंकि वो हमारा हिस्सा था। वो पाकिस्तान ने 47 में धोखे से, चोरी से लिया। तो सबसे पहली उसकी रणनीति बनी है वो जो दिल्ली में आप देखते हैं मीटिंग्स, जो प्रधानमंत्री जिसकी सदारत करते थे, उसमें सभी सेना प्रमुख और सीडीएस और एनएसए वगैरह डिफेंस मिनिस्टर साहब रहते हैं। उसमें रणनीति जरूर बनी होगी, किस तरह से हमें कहां से अंदर जाना है, और उसके लिए पूरी तैयारी भारत की तरफ से है। क्योंकि सबसे पहला मुझे लगता है पुश वहीं से हमारी तरफ से ही अगर ये बढ़ता है तो यही होगा। उसके बाद जो ये जो उड़ी के इलाके आगे एरिया जो है पाकिस्तान का, मुजफ्फराबाद, जिसका कल भी जिक्र आया, मुजफ्फराबाद जो उनकी पीओके की राजधानी है, वो हमारे बिल्कुल उड़ी के अपोजिट पड़ता है। और कोशिश रहेगी कि मुजफ्फराबाद तक जब ये ऑपरेशन होता है वहां तक जाकर ये पूरे इलाके को कब्जे में लिया जाए। तो देखते हैं कैसी सिचुएशन डेवलप होती है। जैसे कल रात को हम ये बॉर्डर का इलाका है, आप जानते हैं जम्मू में, तो कल कोशिश हुई है 15 शहरों में पाकिस्तान ने। हालांकि पाकिस्तान के आप देखो ना, इनको कैसे ट्रस्ट करेंगे, ये बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। इनका डिफेंस मिनिस्टर कल क्या बोलता है कि अगर भारत इसके बाद कुछ नहीं करता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो हम इसको बिल्कुल वो कर देंगे, हमारी तरफ से डी एस्केलेट होगा। लेकिन ये बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और कल रात को यहाँ सायरन बज रहे थे, ब्लैकआउट हो रहा था। तो बाद में मुझे सवेरे जब मैंने चैनल्स खोली तो पता चला कि पाकिस्तान ने हमारे 15 शहरों पर अटैक किया है, जिसमें अवंतीपुर, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, पंजाब के कोई आदमपुर जी, हाँ, इन सब को टारगेट किया। लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उसने इन सभी मिसाइलों को, या जो भी ये थे, ड्रोन थे या मिसाइल थे, इनको बिल्कुल इनइफेक्टिव कर दिया, हवा में ही मार गिराया। और आज आप चैनल्स में सभी में देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद भारत ने फिर रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि भारत ने डिक्लेयर कर दिया था कि अगर आप एस्केलेट नहीं करोगे तो हमारी तरफ से हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरुआत की है, लेकिन अगर आप जवाब दोगे तो फिर उसका जवाब जबरदस्त होगा। तो फिर भारत ने, आज मैं सवेरे से देख रहा था कि लाहौर में 3 जगह पर धमाके हुए। तो इनिशियली हमको लग रहा था शायद
BLA ने ये अटैक किया, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। लेकिन बाद में चैनल से पता चला कि वो हमला हमारा रिस्पांस था। तो लगभग 9 शहरों में, जो मैं पाकिस्तान का टीवी का वो देख रहा था, उन्होंने माना है कि 9 शहरों पर, जिसमें लाहौर, कराची, ठीक। रावलपिंडी, ये रावलपिंडी जो उनका हेडक्वार्टर है, जो उनका एपिसेंटर है, जहां जी। उनकी आर्मी का हेडक्वार्टर है, और एक तो स्टेडियम पूरा उड़ा दिया है। बिल्कुल। तो ये सारा जवाबी कार्रवाई में उनका चाइनीज माल है सारा, और उनका एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल पंक्चर कर दिया गया। तो इससे ये अटैक लाहौर में नहीं हुआ, ये समझो बीजिंग पे हो गया, क्योंकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम चाइनीज बिल्कुल फेल हो गया और हमारा सारे टारगेट को हिट किया। जी। डीजीपी साहब, आपसे एक प्रश्न ये भी रहेगा, क्योंकि आपने कहा कि कई चीजें आपने पूरी बताई पीओजेके को लेकर के, कठुआ, सांभा, जम्मू कश्मीर, तमाम चीजों, प्लेन इलाके, कौन से पहाड़ी इलाके हैं। अक्सर हमने देखा है और कई खबरें पढ़ते हैं, एक बड़ी चीज है पीर पंजाल रेंज, और उस पर मैं आपसे चाहूंगा कि उस पर थोड़ा सा आप बताइए कि वो कितनी, क्योंकि जंगलों और बड़ी बड़ी पहाड़ियों का क्षेत्र है, मतलब अगर प्राकृतिक का बड़ा सौंदर्य है। और अगर 22 अप्रैल की घटना की तरफ हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो आप देखते होंगे कि 22 घंटे पैदल जंगलों से चलते हुए ये कायर जो है वो हमारे यहाँ पहुंचे और कायराना हरकत करी। और इस पर मैं थोड़ा सा आपको से जानना चाहूंगा, जो बड़े बड़े चिनार के वृक्ष हैं, पीर पंजाल रेंज है, ये कहीं ना कहीं दहशतगर्दों के लिए बड़ा ही उनके बहुत ज्यादा सपोर्ट कर जाती है, उसके आड़ में ये लोग बहुत ज्यादा ही खून खराबा कर रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो पीर पंचाल रेंज है, ये बहुत हाई माउंटेन्स हैं, जम्मू और कश्मीर को डिवाइड करता है। आप अगर कहीं कश्मीर बाई रोड गए होंगे तो एक जवाहर टनल आती थी, जो पंचाल रेंज के ही बीच में काटी हुई। अब आजकल नई टनल्स निकाल दी गई है। तो ये जो पीर पंचाल रेंज है, यही सबसे बड़ा डिवीजन है बिटवीन कश्मीर वैली एंड जम्मू रीजन, और बहुत ही ऊंचाई के पहाड़ हैं, और इसमें थिक जंगल, बहुत घना जंगल रहता है, और इसमें छुपने की काफी जगह रहती हैं, और सड़कें नहीं हैं। आपको ज्यादातर इसको, अगर टेररिस्ट घुस जाते हैं तो इन जंगलों में आपको पैदल ही चलना है, और कोई ऑप्शन नहीं है, और दिनों दिन चलना पड़ता है, घंटों घंटों चलना पड़ता है। तो ये जो इलाका है, ये जो टेररिस्ट हैं, ये इसी का फायदा लेते हैं, टेरेन का। और यही जो पीर पंचाल रेंज है, ये कश्मीर की तरफ भी पड़ती है, इधर जम्मू की तरफ पड़ती है और उस कश्मीर की तरफ भी, और यही जो है ये पूरी वैली को फिर घेरे में लेता है। तो पूरा बीच में बॉल है, जो वैली है। तो इसीलिए बहुत दिक्कतें आती हैं पहाड़ी इलाकों में, अधिक जंगल में, क्योंकि जंगलों में आपको विजिबिलिटी नहीं होती है। इवन ड्रोन आपको एक्चुअल पिक्चर नहीं दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा टेरेन डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ, हमारे लोग, हमारे ट्रूप्स काफी यूज्ड हैं, खासकर जो यहाँ एक्लेमेटाइज्ड हैं। प्रॉब्लम ये आती है, जो हम में बीच में गद्दार बैठे होते हैं, जो इनकी मदद करते हैं, जो लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं, और कश्मीर में कुछ परसेंटेज लोगों की ऐसी है जो इनकी मदद करते हैं, जिनको हम ओवरग्राउंड वर्कर कहते हैं, जो इनको खाना देते हैं, जो इनको ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, जो इनकी रैकी में मदद करते हैं, और इनको टारगेट दिखाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, हम में कुछ लोग हैं और जो इनकी मदद करते हैं, उनसे भारत को खास तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हम उनको हम चाहेंगे कि ये जो स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर है, इसको ध्वस्त किया जाए। एसपी वैद जी, जिस तरह से आपने बात की पीर पंजाल को लेकर सेना ना, और मैं एक चीज चाहूंगा कि 22 अप्रैल की घटना में जिस तरह से बड़े सवाल उठ रहे थे, सेना क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी, तो ये अक्सर देखा जाता है। मैं एक बड़ा प्रश्न पूछना चाहूंगा, सामंजस्य को लेकर के सेना और पुलिस के बीच क्या रहा होगा, उस पर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सेना और पुलिस, आप जानते हैं, बहुत मुश्किल हालत में काम करते हैं वहाँ, और वह हमारे साथ देश के अर्धसैनिक बल भी रहते हैं, सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सभी रहते हैं। तो बहुत मुश्किल हालात में काम करते हैं, ऐसा नहीं है। और आप 99 अवॉइड करते हैं, 100th टाइम हो जाता है। आप 100 टाइम्स कामयाब नहीं हो सकते, और कई जगह पर कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं। आफ्टर ऑल इंसान, ऐसा नहीं है। तो मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा है कि
ये जो कल सीन मैंने देखा आजर मसूद को, इस आजर मसूद से मेरी, आप जानते हैं, मेरा डायरेक्ट 1-to-1 एनकाउंटर हुआ था जब इसको जब वो कंधार हाईजैकिंग हुई थी। मैं डीआईजी जम्मू होता था और मेरी ड्यूटी लगी थी इसको हाई सिक्योरिटी प्रिजन जो हमारा यहाँ है कोट बलवाल जेल, वहां से लेकर इसको स्पेशल जहाज जो दिल्ली से आया था इसके हवाले करना था। तो इसको उस वक्त इसकी घिनौनी जो इसके चेहरे पे स्माइल थी, कल इसको रोता हुआ देख के मुझे बहुत शांति मिली, सच में बताऊं। और यही मैं चाहता था कि इन्होंने कितने हजारों लोगों को रुलाया है। आज इसको दर्द महसूस हुआ कि जो दूसरों के तूने जो जख्म दिए हैं, जो दूसरे लोगों को मारा है, उनकी दर्द कैसी होती है। ये जिस तरह से ये बोल रहा था कि मैं अगर मर जाता इससे अच्छा होता, तो मुझे याद आता है कंधार हाईजैकिंग के टाइम का, जब इसको मैंने उस वक्त सरकार को कहा था इसको छोड़ने का मतलब है हजारों की मौत का इंतजाम करना। तो ये जो ऐसे इनको अल्टीमेटली ऐसे जो राक्षस हैं, इनका इंतजाम वही है, इनका इलाज ही वही है इनको अल्टीमेटली। और पाकिस्तान की सेना और आईएसआई मैं टेररिस्टों से ज्यादा खतरनाक है और उनको इस कार्रवाई मिलना चाहिए। तभी ये, क्योंकि वही ये आइडियोलॉजी चलाते हैं गजवा हिंद की, और जो पाकिस्तान के लोगों को गुमराह करते हैं, ये जो जिहाद की आइडियोलॉजी पढ़ाते हैं और उनको फिर यहाँ भेजते हैं मार काट के लिए। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई की कमर टूटनी चाहिए इस ऑपरेशन में।